नमस्कार। आज की श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक। इसी का दूसरा अध्याय है सिंधु घाटी की कलाएं, भारतीय कला का परिचय, भाग 1 का जो पहला अध्याय है उसको हमने पहले पढ़ा था। यदि हम सिंधु घाटी की कलाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी क्या है। तो सिंधु नदी की घाटी में स्थित क्षेत्रों को अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और ये कब का अध्ययन किया जाता है? तो सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व 3वीं सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। मतलब कि ईसा के जन्म के 3000 वर्ष पूर्व लगभग। तो ऐसे में यदि हम देखें तो तकरीबन 2700 वर्ष पूर्व हो सकता है, 2500 वर्ष पूर्व हो सकता है। अब ऐसे में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की कला का विकास देखने में आता है। और ऐसे में यहाँ पर जो स्थान है वहाँ से हमें प्रतिमाएं, मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि प्राप्त होती है। यदि हम उस समय की कलात्मकता को देखें तो निश्चय ही हमें जो कलाकार है उसकी सूझबूझ, कल्पना शक्ति का परिचय देखने को मिलता है। और यहाँ पर बनी हुई मानव और पशुओं की जो मूर्तियाँ हैं वह अत्यंत स्वाभाविक है, सामान्य मनुष्य जैसी ही है, जैसे कि यथार्थ में दिखता है। और जानवरों की मूर्तियों में भी इस बात को ध्यान में रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल की बात करते हैं तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आते हैं, जो कि हड़प्पा सिंधु नदी के उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में स्थित है। दोनों ही सुंदर नगर हैं, सुंदर नगर नियोजन से युक्त हैं। और यहाँ पर मकान, बाजार, भंडारघर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानघर आदि सभी जो भी सुविधाएं हैं वह देखने को मिल जाती हैं। जल निकासी की व्यवस्था भी काफी विकसित थी। यदि हम देखें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो वहीं लोथल धोलावीरा जो कि गुजरात भारत में है और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, रोपड़ पंजाब में स्थित है और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार के स्थल हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें तो पत्थर की मूर्तियां। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां के जो स्थल है वहां से प्राप्त अवशेषों में हम सबसे पहले देख रहे हैं पत्थर की मूर्तियां। पत्थर की मूर्तियां, वैसे यहाँ पर जो मूर्तियां बनी है वो न केवल पत्थर की है बल्कि पत्थर के अतिरिक्त कांसे की और मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। काफी कुछ मूर्तियां प्राप्त होती है, वैसे काफी कुछ पर बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन बिल्कुल कम भी नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं यहाँ की जिन पर हम चर्चा करते हैं। पहले पत्थर की मूर्तियों पर चर्चा कर लेते हैं। मूर्तियां त्रिआयामी है। पहले भी कहा गया है कि मानवाकृतियों को वास्तविक की तरह बनाया गया है, पशु आकृतियों को वास्तविक की तरह बनाया गया है। ऐसे में यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई गई है, हम देख सकते हैं कि वास्तव में जैसा मनुष्य दिखता है वैसी मूर्ति है। पत्थर की मूर्तियों में दो पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित है। यहाँ पर दो मूर्तियां जो पत्थर की है, फेमस है, जिनके बारे में प्रश्न आ सकता है। पुरुष धड़ चूना पत्थर का बना हुआ है। कौन सा चूना पत्थर? तो लाल चूना पत्थर। और दूसरी है दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति, यह है सेलकड़ी पत्थर की बनी हुई। और यह दाढ़ी वाले आवक्ष की या पुजारी की प्रतिमा है, वह यहाँ पर आपकी किताब में दे रखी है। दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इस आवक्ष मूर्ति को शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है और बाएं कंधे से शॉल को बाहर दाढ़ी भुजा के नीचे आते हुए दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त हम शॉल पर देख सकते हैं कि चित्र बना हुआ है और यह चित्र ही त्रिफुलिया अलंकरण है।
एस त्रिफुलिया अलंकरण मतलब ऐसा फूल जिसकी 3 पत्तियां हो, इसकी आंखें भी अधिक बंद है, लंबी है, ऐसा लगता है जैसे ध्यान में बैठा है, नाक सुंदर बनी हुई है। इसके अलावा रेखा जो है वह गहरी है, दाढ़ी मूछें भी बनी हुई हैं और कान सीप जैसे बनाए गए हैं, कानों में छेद भी है और बालों को 2 भागों में बांटा गया है, बीच में मांग बनाई गई है। और इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता भी है, दाहिनी भुजा पर एक बाजू बंद है और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद है जिससे लगता है कि हार पहना हुआ है। तो ये प्रतिमा है एक जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ये गर्दन पे छेद दिख रहे हैं, दाढ़ी मूछें दिख रही हैं, इसके अलावा ध्यानस्थ आंखें, कान, शोल, त्रिफुलिया अलंकरण। हमें परीक्षा की दृष्टि से इसे याद रखना है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं यहाँ पर जो मूर्तियां बनाई गई है उसमें है कांसे की बनी हुई मूर्ति। कांसा धातु है और इसकी बनी हुई मूर्तियां भी फेमस है क्योंकि ऐसा पता चलता है कि जब इस समय में कांसे की अर्थात की धातु की बनी हुई मूर्तियों को निर्माण करना यहाँ पर सीख लिया था। तो कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में प्रवीण थे, मतलब कि पारंगत थे, कौशल हासिल था। कांसे को ढालकर कांसे की मूर्ति बनाई जाती थी। सबसे पहले क्या करते थे तो ये मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाते थे। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लेप कर सुखा देते थे। उसके बाद पूरी तरह सूखने पर उसे गर्म करते थे और मिट्टी के आवरण में छोटा सा छेद बनाकर अंदर भरा हुआ मोम है वह बाहर निकाल लेते थे। इसके बाद उस साँचे में जो धातु है पिघली हुई कांसा उसे भर लिया जाता था और जब वो ठंडा हो जाता था तो बाहर की जो मिट्टी है उसको हटा लेते थे और इस प्रकार से मूर्ति निर्मित हो जाती थी। और यह एक धातु की मूर्ति निर्माण करने की तकनीक और इसे एक मोम द्वारा बनाई गई तकनीक है, इसलिए मधुचिष्ट तकनीक भी कहते हैं। आपके आगे के आगे जब पाठ आएगा शायद 7वां, उसमें भी वापिस से इसका उल्लेख आएगा। और ये मनुष्य और जानवरों दोनों की मूर्ति बनाते थे। ऐसे में जो एक सबसे फेमस मूर्ति है यहाँ की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लड़की की मूर्ति या नर्तकी की मूर्ति। यह कांसे की नर्तकी की मूर्ति है। इसके अलावा भैंस का सिर, भैंस जो कि कमर और सिर ऊंचा उठाए हुए हैं और सींग फैले हुए हैं, यह मूर्ति भी यहाँ पर दिखाई देती है। इस जो कांसे का काम है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त तांबे का कुत्ता, पक्षी और सांड भी पाया गया है। तो तांबे का कुत्ता जो है वह लोथल में पाया गया है। तो कालीबंगा में सांड की कांसे की मूर्ति पाई गई है। तो इस प्रकार का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक और मूर्ति है, यह मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियां भी काफी बड़ी मात्रा में बनी हैं। और यहाँ पर मिट्टी की मूर्ति को हम टेराकोटा कहेंगे। टेराकोटा क्यों कहेंगे, इसके पीछे कारण है। मृण मूर्तियां, टेराकोटा, जब भी मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है उसे पका लिया जाता है आग में और पकाकर मजबूत कर लिया जाता है। इस प्रकार से जो भी मूर्तियां बनाई जाती है उसे हम टेराकोटा कहते हैं। और इस प्रकार के टेराकोटा का काम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे। वे पत्थर और कांसे की मूर्तियां जितनी बढ़िया नहीं होती थी लेकिन फिर भी अच्छी होती थी। मातृ देवी की प्रतिमाएं बहुत अधिक बनी हैं, अर्थात की नारी की मूर्तियां बनी हैं। माता को क्योंकि यहाँ पर देवी माना जाता था, स्त्री शक्ति, नारी शक्ति, तो इसकी मूर्तियां बहुत अधिक बनी हैं। और ऐसे में पुरुष की भी यहाँ कुछ मूर्तियां देखने को मिलती है जिसकी दाढ़ी मूछें भी बनी हुई है। तो यह भी देखने को मिलता है और बाल गुथे हुए हैं, टांगे चौड़ी है, भुजाएं सीधी है, शरीर के साथ जा रही है, टांगे थोड़ी चौड़ी है, तो इस तरीके की है। और ऐसा लगता है जैसे मानो किसी देवता की मूर्ति हो। इसके अलावा एक सिंग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा यहाँ पर देखने को मिलता है। पशु पक्षियों की आकृति देखने मिलती है, छकड़े, सिट्टिया, गिट्टिया, चक्री का
मोती आदि भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार यहाँ पर टेराकोटा से काफी कुछ काम किया गया है। ऐसे में यहाँ पर एक ये पक्षी है मिट्टी का बना हुआ, जिसे आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ और चित्र दे रखे हैं, इसे भी हम देख सकते हैं। अब है मुद्राएं। मुद्राएं क्या होता है? मोहरे, मुद्राएं या मोहरे। तो मुद्राएं या मोहरे के दो भाग हो जाते हैं। पहला तो हो जाता है सिक्के और दूसरा हो जाता है सिल। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत सारी मुद्राएं मिली है, जो कि सेल खड़ी से बनी हुई हैं, गोमेद से बनी हुई है, चकमक पत्थर से बनी हुई है, तांबे से बनी हुई है, कांस्य से बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है। मतलब कि धातु से बनी हुई भी है, पत्थर से बनी हुई भी है, मिट्टी से बनी हुई भी यहाँ पर मुद्राएं या मोहरे देखने को मिलती है। और ये ऐसी है जिस पर एक सिंग वाला सांड, आगे हम देखेंगे, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा आदि सभी पशुओं की आकृतियों का भी अंकन देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन सब एक ही मोहर पे सारी नहीं, अलग अलग मोहरों पर अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं। तो ऐसे में यह मोहरे यहाँ की जो कार्यशैली है, यहाँ की कुशलता है, उसका परिचय मोहरे भी देती है। मैंने पहले भी बताया था कि इतिहास को जानने के स्रोत में मुद्राएं भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका या रोल निर्वाह करती है। तो ऐसे में इन मुद्राओं को तैयार करने के लिए निश्चय ही वाणिज्यिक, अर्थात कि यह मुद्राओं को काम में लेते, जिस प्रकार हम सिक्कों को काम में लेते हैं, सिक्के देते हैं, उसके बदले में कोई वस्तु लेते हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर भी यह जानते थे, व्यापार करना जानते थे और इन मुद्राओं को काम में लेते थे। इसके अलावा बाजूबंद और आभूषण के लिए भी इन मुद्राओं का उपयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त मानक मुद्रा, जिसका आकार 2x2 इंच होता था, अर्थात कि वर्गाकार होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं वर्गाकार होती थी और ऐसे में सेल खड़ी पत्थर से बनाई गई मुद्रा, जिस पर लिपि भी होती थी, जिसे सेंधव लिपि के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ हाथी दांत की मुद्राएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके अलावा जानवर, कुबड़दार, बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे जैसे जानवरों की आकृतियों को भी यहाँ पर देखने को मिलता है। पेड़ और मानव की आकृतियां भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर केंद्र में एक मानव की आकृति बनाई गई है और उसके चारों ओर कई जानवर बने हुए हैं, जिसे पशुपति अर्थात कि शिव भी कहा जाता है। यह मुद्रा का चित्र भी अभी आगे आएगा। देखो अभी एक बार दो चित्र यहाँ पर आ रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं। एक सिंग वाला, क्योंकि यहाँ पर एक सिंग है, एक सिंग वाले जानवर की, एक श्रृंगी पशु, एक सिंग वाले जानवर का चित्र यहाँ पर देखने को मिलता है यह मुद्रा पर। ये वर्गाकार और आयताकार, अधिकतर मुद्राएं वर्गाकार और आयताकार होती थी। अब इसके अलावा देवी की आकृति वाली मुद्राएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इस मुद्रा में पालती मारकर देवी बैठी हुई है और उसके साथ में हाथी, बाघ, शेर आदि सभी का निर्माण भी किया गया है। इसके अलावा गेंडा और भैंसा भी बनाया गया है। तो इस प्रकार की मुद्रा भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईस्वी वर्ष पुरानी हैं। कितने साल पुरानी? 2500 से 1900 ईसा वर्ष। ईसा के जन्म से 2500 से 1900 साल पुरानी यहाँ की मुद्राएं देखने को मिलती है। अब यहाँ पर मैंने वापिस से ऊपर इसलिए किया है, यहाँ सहस्त्राब्दी लिखा है। सहस्त्र अब्दी, 100 अब्दियों का समूह, तो इसको भी ध्यान रखना है। इसकी सतहों पर मानव और पशु आकृतियां भी उत्कीर्ण है। ये हम यहाँ पर एक देख रहे हैं जिसमें एक औरत या देवी बीच में बैठी हुई है, उसके अलावा साइड में पशु आकृति बनाई है, नीचे भी पशु बना हुआ है। तो इस प्रकार की मुद्राओं का निर्माण यहाँ पर किया गया है। अब इसके अलावा तांबे की,
भी मुद्रा यहाँ पर बनाई गई है, अभिलेख भी देखने को मिलते हैं, लिपि भी देखने को मिलती है। और अभी कहा कि यहाँ की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि इस लिपि को सैंधव लिपि के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इन आकृतियों को किसी नोकदार औजार से सावधानी पूर्वक काटकर बनाया गया है और ताम्र पट्टियां बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती थी। तो इस प्रकार की मुद्राएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है। यह कुछ है मुद्राएं। इसके अलावा आता है मृदभांड। मृदभांड मतलब कि मिट्टी के बर्तन। मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन। अब मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बने हैं, बहुत सारे बने हैं, पकी हुई मिट्टी के बने हैं। हम यहाँ पर कुछ चित्र देख सकते हैं, जैसे एक बर्तन जिसमें छेद है, इसीलिए इसे कहा गया है छिद्रित बर्तन। इसके अलावा यदि हम देखें तो मिट्टी के कुछ और बर्तन जिस पर बहुत ही शानदार तरीके से बने हुए, जैसे कि आज के बर्तन होते हैं, वह भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के बर्तन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुंडीदार बर्तन जिसमें सजे हुए हैं, सादे बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी से बने हुए बर्तन, ऐसे बर्तन जिस पर आकृतियां बनी हुई है, चित्र बने हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के बर्तन देखने को मिलते हैं। छोटे कलश, लाल, काले और हरे, सफेद, पीले रंगों से इन पर आकृतियां बनी हुई हैं। इसके अलावा सजावट भी की गई है और बलि स्तंभ की तश्तरियों तक ही सीमित थी उत्कीर्णन की सजावट। तो ये जो है सजावट जगह जगह देखने को मिलती है। इसके अलावा चित्रित पात्र भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ पेय पदार्थों को पीने के लिए काम में लिए जाने वाले बर्तन, मिट्टी के बर्तन आदि सभी भी देखने को मिलते हैं। और ये बर्तन बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर ऐसे बर्तन भी देखने को मिलते हैं जो बहुत छोटे हैं, आधे इंच की साइज के हैं, तो और ये भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के बर्तन देखने को मिलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब मतलब कि 2700 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व, मतलब कि 2000 साल आज से पहले जो ईसा हुए हैं उससे भी पहले, मतलब कि आज से 3 से 4000 साल पहले भी मानव ने इतना सारा विकास कर लिया था। इसके अतिरिक्त है आभूषण। आभूषण का अर्थ होता है, हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्नामेंट्स, आभूषण जिसे पहनते हैं। और यहाँ के जो मनुष्य है उसने आभूषण निर्माण भी किया है। पुरुष स्त्रियां अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे, गहने बनाते थे, बहुमूल्य धातुओं से, रत्नों से, पकी हुई मिट्टी से, गले के हार, फीते, बाजूबंद, अंगूठिया आदि सभी भी पहनते थे। इसके अलावा करदनी, कर्णफूल, बूंदे, पैरों के कड़े, पैजनिया आदि सभी भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सोने और नग जो मोती होते हैं, तांबे के कड़े, मनके, सोने के कुंडल, गुंदे, झुमके, आभूषण, लटकने, बंधने, सेलखड़ी के मनके, बहुमूल्य रत्न आदि सभी भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब कि आभूषणों को सुंदर रूप से सजाया गया है। और सबसे बड़ी बात की हरियाणा में फरमाना एक स्थल है, वहां पर कब्रिस्तान में भी जो शवाधान है, कब्रिस्तान, वहां पर एक शव, ऐसे शव प्राप्त हुए हैं जो गहनों के साथ सजे हुए हैं। अब ये तो रही बात। इसके अलावा भी चन्हूदड़ो और लोथल ऐसे स्थल हैं जहां पर मनके बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। मतलब कि मोती बनाने के कारखाने यहाँ पर उस समय में थे। कार्नालियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, काचमणि, सेलकड़ी, फिरोजा, लाजवंत मणि आदि के बने हुए मनके उस समय में देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि उन्होंने यह उन्नत तकनीक विकसित कर ली थी। तांबा, कांसा, सोना जैसी धातुएं, शंख, सीपी और पकी हुई मिट्टी के मनके भी बनाने के काम यहाँ पर हो चुका था। मतलब कि यहाँ का मनुष्य, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला बहुत ज्यादा विकसित हो गई थी। और तश्तरी, बेलन, गोल, ढोलाकार आदि भी यहाँ पर विकसित किए गए हैं। मन के 2 या 2 से अधिक पत्थरों के जोड़ से भी बने हुए हैं। कुछ पत्थर पर सोने का आवरण भी चढ़ा हुआ है। मतलब कि हम समझ सकते हैं कि उस समय के मनुष्यों ने कितना बेहतर कार्य किया है। आज का मनुष्य जिस तरीके से आभूषण बनाता है, गहने बनाता है, उस तरीके के बनाए गए हैं। इसके अलावा
बंदरों और गिलहरियों के नमूने भी बनाए हैं जो एकदम असली जैसे ही दिखाई देते हैं। इनका उपयोग पीन की नोक और मनकों के रूप में किया जाता था। इसके अतिरिक्त तकुआ और तकुआ की चक्रिया भी मिलती है और कपास और ऊन की कताई भी यहाँ पर होने लगी थी। गरीब और अमीर तरह के लोगों में कताई का रिवाज आम था। कताई मतलब कि ऊन और कपास जो होता है धागा बनाने की प्रक्रिया वो यहाँ पर विकसित हो चुकी थी। इसके अलावा तकुए की चक्रिया मिट्टी सीपिया की बनाई गई हैं। पुरुष और स्त्रियां धोती और शॉल दोनों अलग अलग कपड़े पहनते थे और इस तरीके से यहाँ पर धोती पहनने का, शॉल ओढ़ने का इस तरीके का भी चलन था। यहाँ पर कुछ आभूषण दिखाए गए हैं, एक हार दिख रहा है, कुछ मोती दिख रहे हैं, मोती वाले पतले पतले मनके वाला हार दिख रहा है। इस प्रकार का यहाँ पर बहुत सारा काम हो चुका है। तो काफी विकसित था यहाँ की सभ्यता और पुरातत्वीय खोजों से मिली चीजों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति काफी जागरूक थे। केश सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियां प्रचलित थी, मतलब कि यहाँ के लोग हैं वह सजना संवरना जानते थे, बाल भी बनाना जानते थे, अलग अलग तरीके से बाल बनाते थे। स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली आदि का प्रयोग करना जानती थी, चेहरे पर लेप भी लगाती थी। पत्थरों के ढांचों में अनेक अवशेष मिले हैं जिससे प्रकट होता है कि यहाँ पर घर बनाने के लिए पत्थर का भी प्रयोग किया गया है और इसके अलावा ईंट का भी प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ के कलाकार बहुत ही उन्नत किस्म के थे, धातु का प्रयोग जानते थे, धातु को गलाना जानते थे, पत्थरों पर नक्काशी करना जानते थे, मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे, रंगना एवं जानवरों को, पौधों को, पक्षियों को अलग अलग रूप देना, टेराकोटा बनाना आदि सभी जानते थे। टेराकोटा में पहले भी बता चुका हूँ, पकी हुई मिट्टी से बने हुए जो खिलौने होते हैं, बर्तन होते हैं, टेराकोटा के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके का काम यहाँ पर देखने को मिलता है। हम पहले यहाँ पर कुछ मूर्तियां देख लेते हैं, उसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों की ओर जाएंगे। तो नर्तकी की मूर्ति जो मैंने कहा था ऊपर, कांसे की नर्तकी, वही यह मूर्ति है जिसकी भुजाओं में यहाँ पर भुजाओं में बाजूबंद है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच है और यह ढलाई का उत्कृष्ट नमूना है। सांवला रंग है और निर्वस्त्र है, अर्थात कि वस्त्र देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सिर पर लंबे बाल भी बने हुए हैं, जूड़ा बना हुआ है जिसका, और हाथों में चूड़ियां पहनी हुई है, भुजाबंद पहना हुआ है, बाजूबंद है और इसके अतिरिक्त गले में भी हार देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दिख रहा है जिसमें 3 छोटे छोटे मोती की तरह निकल रहे हैं। दाहिने हाथ कमर पर टिका हुआ है, बायां हाथ नृत्य करने की मुद्रा में है और जांघों पर टिका हुआ है, इसीलिए इसे नर्तकी कहते हैं। इसकी आंखें बड़ी बड़ी और नाक चपटी है। तो इस प्रकार की एक मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और है कांसे की भैंसा, ये भैंसे की मूर्ति है और यह कांसे धातु से ही बना हुआ है। अब देख सकते हैं कि भैंसा वास्तविक भैंसे की तरह दिख रहा है। इस तरीके का काम हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलता है। एक और है पुरुष धड़, ये पत्थर से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ, और यह वास्तव में मनुष्य का जो धड़ होता है उस तरीके का ही दिख रहा है। तो उस समय में मनुष्यों ने शरीर की जो संरचना है उसको भी ध्यान में रखा है। इसके अलावा हम बर्तनों की बात कर रहे थे, मध्यभांड मिट्टी के बर्तन वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये बर्तन है, तो उस समय में इन्होंने मिट्टी के बर्तन भी बनाए हैं और उस पर चित्र भी बनाए हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा मातृ देवी की मूर्ति, ये मिट्टी की बनी हुई है और मातृ देवी की मूर्ति क्योंकि माता को देवी का रूप दिया गया है और ऐसे में उन्नत उरोज और उस पर हार लटके हुए, यहाँ पर स्तन दिख रहे हैं बड़े बड़े और उस पर हार लटका हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके का जो चित्रण किया गया है और अधोवस्त्र लपेटे हुए कमर पर, मतलब नीचे यहाँ पर इन्होंने एक लुंगी की तरह एक कपड़ा पहना हुआ है, करधनी पहने हुए, मतलब कि जो कमर बंद कहते हैं उस तरीके का वो पहना हुआ है। सिर पर पंखे जैसा आवरण डाला हुआ है।
इसके अतिरिक्त प्याले नुमा उभार सिंधु घाटी की मातृ देवी प्रतिमाओं के अलंकारिक विशेषता है। तो यहाँ पर ये जो विशेषता है, इसके अलावा गोल आंख और चोच जैसी नाक बनाई गई है। यह मिट्टी की मूर्ति है, मातृ देवी की मूर्ति, मातृका की मूर्ति। तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता, आपका दूसरा अध्याय। अब हम हल करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अभ्यास प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे, इस कथन को न्यायोचित ठहराएं। अब यहाँ पर हम पहले कितने सारे उदाहरण देख चुके हैं, ये बहुत सारे उदाहरण सिंधु घाटी की कला से संबंधित। यदि हम इन उदाहरणों को देखें, टेराकोटा की मूर्ति है, कांसे की मूर्ति है, उसके अलावा पत्थर की मूर्ति है, मुद्राएं हैं, बर्तन है, मृदभांड है, इन सभी को देखें तो हमको पता चलता है कि यहाँ के लोग बहुत कला प्रेमी थे। यह कलाकृतियों का निर्माण करना जानते थे, सौंदर्य प्रेमी थे, वरना यह इतनी सुंदर कृतियों का निर्माण करने की प्रयास नहीं करते। तो ऐसे में आपके मन में जो भी सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में विचार आता है, उसको आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई मृण मूर्ति कला और आज प्रचलित मृण मूर्ति कला में आप क्या समानताएं और भिन्नताएं पाते हैं? तो हम अब देखो यहाँ पर जो मूर्तियां देखी थी, यदि हम देखें तो समानता और विभिन्नता की बात करें तो जैसे हमने कहा, कांसे की ढलाई की तकनीक जो वर्तमान में भी काम में ली जा रही है, तब भी काम में ली जा रही थी। पत्थर की मूर्ति आज भी बनाई जाती है, तब भी बनाई जा रही थी। इसके अलावा मिट्टी के भी बर्तन मूर्तियां तब भी बनाए जाते थे, अब भी बनाए जा रहे हैं। गहने आभूषण भी तब भी बनाए जाते थे, अभी भी बनाए जा रहे हैं। तो ये सब तो हो गई समानताएं, लेकिन विभिन्नताएं तो तकनीक में बदलाव आया है। अब औजारों का उपयोग किया जाता है जो पहले नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें जिसे आप लिख सकते हैं। मुद्राएं भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाई जाती थी। सिंधु घाटी की मुद्राओं के संदर्भ को ध्यान रखते हुए आप किसी अन्य सामग्री से मुद्रा बनाना चाहेंगे तो वे कौन से पशु है और जिसकी आप आकृति बनाना चाहेंगे। तो आप बहुत सारे माध्यम ले सकते हो, जैसे प्लास्टिक हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, कांच हो सकता है, पत्तियां हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, और इसके अलावा भी और भी माध्यम हो सकते हैं जिससे आप मुद्रा बना सकते हैं। तो आप कौन सी मुद्रा बनाना चाहेंगे और मुद्रा पर कौन सा आपका फेवरेट पशु कौन सा है जिसको आप बनाना चाहेंगे और क्यों बनाना चाहेंगे, तो इसको यहाँ उत्तर में लिखना है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त कला संबंधी वस्तुओं से हमें उनके जीवन के विषय में क्या पता चलता है। तो ये वस्तुएं प्राप्त होती है, उससे हमें पता चलता है कि उनका रहन सहन कैसा था, वो किस तरीके से जीवन यापन करते थे, वह धार्मिक थे या नहीं थे, वह कितने समृद्ध थे, उनको विज्ञान की कितनी समझ थी, मानव शरीर विज्ञान की कितनी समझ थी। तो इस प्रकार की सारी बातें हमें यहाँ पर पता लगती हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी संग्रहालय के संग्रहालय पॉल है, तो क्यूरेटर है, और आपको सिंधु कला के विषय में प्रदर्शनी लगानी है। तो सिंधु सभ्यता में उत्पादित एवं प्रयुक्त पत्थर, धातु और मिट्टी की बनी कम से कम 10 वस्तुओं के चित्र इकट्ठा करें और प्रदर्शनी बनाएं। तो अब यहाँ पर हम क्यूरेटर मतलब कि यहाँ इस प्रोग्राम को आयोजित करने वाले हैं, इस प्रोग्राम को आयोजित करने की भूमिका बनाने वाले हैं। ऐसे में हम इनमें से कौन कौन सी वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे और किस प्रकार की प्रदर्शनी लगाएंगे, इसका छोटा सा हमको अभ्यास करना है। तो ये है आपके किताब के प्रश्न और उनके हल। इसे अब यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले अध्याय में हम देखेंगे इसी कला का अगले अध्याय में हम देखेंगे कि क्या नई बात है, कला का कैसे विकास हुआ, मौर्य कालीन प्रवृत्ति किस प्रकार विकसित हुई। आप सभी को धन्यवाद।